बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग MGT211 का करते हैं थीम नंबर 4। थीम नंबर 4 जो है ना, हम लोग इसको एक ही पार्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, कुछ रिपीटेड चीज़ें भी हैं तो वो मैं आप लोगों को छुड़वा दूंगी, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग इसमें देखेंगे कि फंक्शनल एरियाज कौन कौन से होते हैं बिजनेस के और मैनेजमेंट के। सबसे पहले हम लोग बिजनेस के फंक्शनल एरियाज को देख रहे हैं, यानी कि कौन कौन से काम होते हैं तभी बिजनेस चल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि बिजनेस चलने के लिए ऑपरेशंस और प्रोडक्शन ये बहुत ज़रूरी होती है। यानी क्या मतलब है इसका, कि चीज़ें और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, क्वालिटी को कंट्रोल में रखना कि क्वालिटी जो है वो ना कम हो, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आगे चीज़ बन गई तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस में, वो आ जाती है मार्केटिंग। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने चीज़ बनाई, लेकिन लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ आप मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आप लोग क्या करते हैं, कस्टमर्स को इंगेज रखते हैं अपनी तरफ, उनको अपनी तरफ आप लोग माइल करते हैं। पहले आप लोग मार्केट रिसर्च करते हैं, ब्रांड का नाम आप लोग प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, और डिजिटल स्ट्रेटजीज यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह हो गए, ये आप लोग मुख्तलिफ किस्म की जो है वो यूज करते हैं। तीसरी चीज जो बिजनेस के चलने के लिए जरूरी होती है वो होता है फाइनेंस, बजटिंग, पैसा। पैसा जो आया कहाँ गया, वो उसकी सारी की सारी रिपोर्टिंग, फंड्स इकट्ठे करना, फंडिंग एक्विजिशन, और उसके बाद टैक्स वगैरह अदा करना, ये सारी की सारी चीजें जो है वो फाइनेंस के अंदर आ जाती हैं। चौथी चीज जो बिजनेस के लिए चाहिए होती है दैट इज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जाहिर सी बात है, इंसान होंगे आपके पास तो ही आप लोग कंपनी चला सकेंगे ना। तो इसमें क्या, HRM के अंदर आ जाता है रिक्रूट करना, यानी कि पहले जो है वो एम्प्लॉयज को आप लोग भर्ती करते हैं, उसको फिर ट्रेन करते हैं, उनको जो है वो सैलरीज वगैरह देते हैं, और एम्प्लॉय के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आप लोग अच्छे बिल्ड करते हैं ताकि आपकी वर्क फोर्स जो है वो प्रोडक्टिव हो सके। उसके बाद अगली चीज आ जाती है सेल्स। सेल्स के थ्रू क्या करते हैं कि आप अपनी चीज को रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिससे आप लोगों के पास पैसा आता है, ठीक है। इसके लिए आपने अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स स्ट्रॉन्ग रखने होते हैं, बिल्ड करने होते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है बिजनेस में ज़रूरी होती है दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि IT। इसके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है साइबर सिक्योरिटी का। जाहिर सी बात है, आपने अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखना होता है, साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद डेटा को मैनेज करने के लिए आप लोग IT का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह को मेंटेन करने के लिए आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी सर्विसेज आप लोगों ने अब देनी है, कौन सी नई चाहिए, ये सारी आप लोगों को रिसर्च के थ्रू ही पता चलेगी, ठीक है। मार्केट एनालिसिस आप लोग करेंगे, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है आप लोग अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है कस्टमर सर्विस। इससे क्या होता है कि आप अपने कस्टमर्स को मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिस्काउंट्स वगैरह ऑफर करना, उनसे फीडबैक वगैरह लेना, उनकी क्यूरीज लेना और उनका जवाब देना, उनके क्यूरीज को, उनके मसाइल को हल करना। इससे क्या होती है कि कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, ठीक है। ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक काम होता है तभी दूसरा हो सकता है। जैसे मार्केटिंग अगर आप लोग करेंगे तो सेल्स होंगी, फाइनेंस आप लोग जो है वो इकट्ठे करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोगों के जो है वो रिसोर्सेज आप लोगों के पास इकट्ठे होंगे। तो सारे के सारे ये क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना आप लोगों को किस तरह से MCQs आ सकते हैं कि बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फंडिंग एक्विजिशन, ये किस में होता है, मार्केटिंग में होता है, फाइनेंस में होता है, सेल्स में होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है। तो जाहिर सी बात है ये फाइनेंस में होता है। इस तरह के आप लोगों के पॉइंट्स जो है वो माइंड में होने चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या रूल होता है। मैनेजमेंट जो होती है ना, वो 4 तरह के काम करती है, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर क्या आ जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो गोल्स सेट करती है, मार्केट रिसर्च के मुताबिक वो फिर सेट करती है कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है। तो सेटिंग गोल्स प्लानिंग के अंदर आ जाता है। अगला काम होता है ऑर्गेनाइजिंग। इसमें क्या किया जाता है कि रिसोर्सेज को स्ट्रक्चर किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करना, फाइनेंस का डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हो गया, ये भी ऑर्गेनाइजिंग का जो काम है ये मैनेजमेंट का आ जाता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट क्या करती है, लीडिंग का रोल प्ले करती है, यानी कि टीम्स को मोटिवेट करती है। मैनेजर इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज को कि वो डेडलाइंस के अंदर अंदर काम करें। अगली चीज आ जाती है कंट्रोलिंग। इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है, ऐसी स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जो कि सेल्स को टारगेट करती हैं, जो सेल्स मिस होती हैं, ठीक है। तो कंट्रोल करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं।
इसमें क्या होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, इफेक्टिव मैनेजमेंट वही होती है जिसमें लॉन्ग टर्म विजन रखा जाता है और लॉन्ग टर्म विजन को माइंड में रखते हुए शॉर्ट टर्म छोटे छोटे काम जो है उनको बैलेंस किया जाता है, उनको अचीव किया जाता है। ठीक है, प्लानिंग क्या करती है कि आप गोल्स को अचीव करने के लिए आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन प्रोवाइड करती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करने से आपको पता चलता है कि आप ये कर सकते हैं कि एफिशिएंटली आप लोग प्लान्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और लीडिंग क्या करती है कि लीडिंग के थ्रू आप लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो अचीव कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मैनेजरियल रूल्स। मिन्सबर्ग्स ने जो थ्योरी दी थी उसमें उसने 10 मैनेजरियल रूल्स बताए थे। तो ये आप लोगों का एमसीक्यूज हो गया। मिन्सबर्ग थ्योरी क्या कौन सी थी, उसने क्या बताए थे, मैनेजरियल रूल्स बताए थे। कितने रूल्स बताए थे, 10 मैनेजरियल रूल्स बताए थे। 10 मैनेजरियल रोल्स को उसने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो कहता है कि सबसे पहले रोल होते हैं इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में 3 तरह के रोल आ जाते हैं, फिगर हेड, लीडर और लाइएसन। फिगर हेड में आ जाता है कि सिंबॉलिक लीडर के तौर पे जो है ना वो मैनेजर काम करता है। ठीक है, उसके बाद इंटरपर्सनल में मैनेजरियल रोल आ जाता है लीडर का, यानी कि टीम्स को मोटिवेट करना, लाइसेंस यानी कि नेटवर्क पूरे का पूरा बनाना, उनको लेके आगे चलाना। ठीक है, तो मैनेजर के एक ये 3 रोल हो गए। उसके बाद मैनेजर्स का रोल होता है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशनल रोल में क्या होता है कि वो मॉनिटर होता है, यानी कि डाटा को ट्रैक करता है। दूसरा वो काम क्या करता है कि डिसिमिनेटर होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को आगे शेयर करता है। और स्पोक्स पर्सन होता है, यानी कि कंपनी के बिहाफ पे बात करता है। ठीक है, तो ये 3 जो है ना वो मैनेजर के इंफॉर्मेशनल रोल हो गए। तो कौन कौन सा रोल इंटरपर्सनल है, कौन सा रोल इंफॉर्मेशनल है, फिगर हेड का क्या मतलब है, डिसिमिनेटर क्या करता है, ये सारे आप लोगों के एमसीक्यूज हैं। अगला जो रोल होता है मैनेजरियल का वो होता है डिसीजनल। डिसीजनल के तौर पे जो मैनेजर जो होते हैं ये 4 तरह के काम करते हैं। एक तो ये इंटरप्रेन्योर होते हैं, यानी कि इनोवेटिंग करते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उससे रिलेटेड वो डिसीजंस लेते हैं। दूसरी चीज़ है कि ये डिस्टर्बेंस हैंडलर होते हैं, यानी कि कोई कंफ्लिक्ट हो गया है कंपनी में तो उसको वो रिजॉल्व करते हैं। रिसोर्सेज को एलोकेट करना, इससे रिलेटेड भी वो डिसीजंस लेते हैं। और निगोशिएटर के तौर पे भी ये काम करते हैं। ठीक है, सीईओ जो है फॉर एग्जांपल ये पब्लिक में स्पोक्स पर्सन के तौर पे काम कर रहा होता है और बिजनेस की डील्स में निगोशिएटर के तौर पे जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज भी आ सकता है। आगे हम लोग बात करते हैं मैनेजरियल स्किल्स की। कैट्स ने थ्योरी दी थी इसकी। वो कहते हैं कि मैनेजमेंट स्किल्स जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं जो चाहिए होते हैं। एक होते हैं टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स वो होते हैं कि जो स्पेसिफिक जॉब है उससे रिलेटेड एक्सपर्टीज आपके पास होना, आप उस स्पेसिफिक जॉब में माहिर हो। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग का अगर शोबा है तो आप लोगों को अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर अच्छे से यूज करना आता हो। ये टेक्निकल स्किल्स जो होते हैं ना ये लोअर मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो एक तो ये हो गया कि टेक्निकल स्किल्स कौन से आते हैं इसमें, जॉब स्पेसिफिक एक्सपर्टीज आती है। और टेक्निकल स्किल्स कौन सी मैनेजमेंट के लिए जरूरी होते हैं, लोअर मैनेजमेंट के लिए जरूरी होते हैं। ह्यूमन स्किल्स हैं आगे। ह्यूमन स्किल्स हर लेवल की मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी होता है। इसमें आ जाता है आपकी कम्युनिकेशन, बात करने का जो है वो तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई झगड़ा वगैरह हो गया उसको आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए। टीम वर्क यानी कि सबके साथ मिलजुल के काम करना जो है वो आना चाहिए। तो ये स्किल्स मैनेजर के तौर पर आपके ह्यूमन स्किल्स के अंदर आते हैं। उसके बाद अगले जो स्किल चाहिए होते हैं दैट इज़ अ कंसेप्चुअल स्किल्स। कंसेप्चुअल स्किल्स में आ जाता है कि आप लोगों की स्ट्रैटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, अच्छे से आप लोग स्ट्रैटेजी बना सकें और बिग पिक्चर एनालिसिस कर सकें। ये खास तौर पे जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनके लिए कंसेप्चुअल स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हर लाइन में से जो है ना आप लोगों के ये 2-2 एमसीक्यूज बन रहे हैं कि टेक्निकल स्किल्स कौन से होते हैं, ह्यूमन स्किल्स कौन से होते हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से लेवल पे ये तीनों जरूरी होते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा बताया हुआ कि प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है उसको मशीनरी चलाने के लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए होते हैं। और लेकिन जो सीईओ होता है उसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को गाइड करने के लिए कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए होते हैं। ये तो हम लोगों ने बात की कि जो टॉप जो एग्जीक्यूटिव है सीईओ वगैरह उनको कंसेप्चुअल स्किल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो चाहिए होता है परफॉर्मेंस के लिए। HRM परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले ये स्ट्रेटजिक रिक्रूटमेंट्स करते हैं, यानी कि जो AI टूल्स के मुताबिक और जो मुख्तलिफ किस्म के साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह होते हैं उनके मुताबिक अच्छे जो है ना वो स्किलफुल लेबर को हायर करते हैं और ऐसी लेबर को हायर करते हैं जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ फिट हो सके।
हायर करने के बाद क्या करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि अब एम्प्लॉयज को आप लोगों ने एक दफ़ा रिक्रूट कर लिया तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अपस्किल करेंगे। इसके लिए वर्कशॉप्स दी जाती हैं और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो है वो टीच किया जाता है। अगली चीज आ जाती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसमें जो है वो केपीआई सेट किए जाते हैं, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट किए जाते हैं और फीडबैक वगैरह के जो है वो सेशंस वो रखे जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड्स। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने परफॉर्मेंस अगले बंदे से लेनी है तो आप लोग बिजनेस बोनसेस आप लोग ऑफर करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के रिकग्निशन प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि प्रोमोट वगैरह करना। अब ये जो है वो अब ये फलां मैनेजर है, अब ये इसकी प्रमोशन होगी, ये फलां मैनेजर बन के, इस तरह से। और कैरियर की जो है ना वो आगे उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगली चीज आ जाती है एम्प्लॉय इंगेजमेंट। इसमें क्या करती है, जो एचआरएम होते हैं वो काम का और जिंदगी का बैलेंस रखते हैं, ठीक है। इससे मुख्तलिफ किस्म के सर्विस जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं और वेलनेस इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उनकी सेहत वगैरह के लिए। और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो हेल्थ की सिक्योरिटीज वगैरह हो गई, इंश्योरेंस वगैरह होगी, वो प्रोवाइड करते हैं। हाई परफॉर्मिंग जो कंपनीज होती हैं वो एचआर को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे जो है वो ट्रीट करती हैं, ठीक है। तो एचआरएम के ये जितने भी काम होते हैं ना, ये क्या क्या करते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो ये इजी आप लोग खुद भी कर लेंगे। आगे है एच आर एनालिटिक्स जो होती हैं, यानी कि जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, इससे डेटा के मुताबिक डिसीजंस भी ये लेते हैं और उसके मुताबिक वो डेवलपमेंट और आगे जो है वो प्लानिंग वगैरह करते हैं। आगे हमारे पास मोटिवेशन थ्योरीज, यानी कि कैसे कैसे जो है आप लोग एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की ये कहते हैं कि आप लोग एम्प्लॉयज की जो है ना, एम्प्लॉयज जो है ना वो हमेशा बेसिक नीड से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हैं, यानी कि आप लोग पहले उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करें। उसमें सैलरी हो गई, सेफ्टी हो गई, ये चीज़ें, और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ किस्म की नीड्स आ जाती हैं। इसमें बिलोंगिंग नीड्स होती हैं, उसके लिए आप लोग जो है वो माहौल जो है वो कंपनी का वो आप लोग बेहतर रखें। उसके बाद सेफ्टी नीड्स कुछ होती हैं, इस तरह की मुख्तलिफ, आखिर पे जाके जो है ना वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ अगर आप लोगों ने करवानी हो तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना होता है कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने कंपनी को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज की नीड्स को पूरा करे। अगला है, अगली जो थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली थ्योरीज। अगली जो थ्योरी दैट इज हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। हर्ट्जबर्ग्स ये कहते हैं कि दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप लोग परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स में आ जाती है सैलरी आप लोग दें अपने एम्प्लॉयज को और जॉब सिक्योरिटी वगैरह दें उनको। इससे क्या होगा कि उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन नहीं होगी, वो सेटिस्फाइड रहेंगे और काम अच्छा करेंगे। और दूसरी चीज़ वो कहती है कि मोटिवेटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं परफॉर्मेंस को ड्राइव करने के लिए। मोटिवेटर्स में आ जाता है उनको आप लोग कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनको अचीवमेंट पे आप लोग उनको जो है वो प्राइजेस वगैरह दें, उनको रिकग्नाइशन दें, कंपनी में बताएं उनको, इस तरह से जो है ना वो करें, मोटिवेट करें। आगे हमारे मिकग्रेगर्स थ्योरी एक्स वाई। ये इसने दो तरह की थ्योरीज दी हैं। एक तो थ्योरी एक्स ये कहती है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो खुद काम करना पसंद नहीं करते, उनको कंट्रोल चाहिए होता है। और थ्योरी वाई ये कहती है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद ही क्रिएटिव होते हैं, वो खुद ही काम कर लेते हैं, कंट्रोल की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यूज इसमें से हो गए, ठीक है। और थ्योरी एक्स वाई किसने दी, मैकग्रेगर्स ने थी। टू फैक्टर थ्योरी किसने दी, हर्ट्जबर्ग ने थी। टू फैक्टर थ्योरी में कौन से फैक्टर्स हैं, दो है, हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर्स, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों के एमसीक्यूज। आगे हमारे पास मैकलेलैंड्स नीड्स थ्योरी। मैकलेलैंड्स नीड्स थ्योरी ये कहती है कि जो लोग होते हैं ना, ये अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, तीन चीज़ों के लिए काम करते हैं। या तो उनको शौक होता है कि मैंने पावर हासिल करनी है, या तो ये कि मैंने कुछ अचीव करना है। दूसरी एफिलिएशन में जो है वो मुख्तलिफ किस्म के उसके रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना, या दूसरी जो नीड्स होती हैं वो आ जाती हैं। आगे हमारे पास टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये जो थ्योरी है ये एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करती है और ये कहती है मॉनिटरी इंसेंटिव्स, यानी कि पैसा जो है वो आप लोग दें, पैसे के तौर पे आप लोग इनाम दें। लेकिन इस थ्योरी के अंदर इमोशनल नीड्स को क्योंकि इग्नोर कर दिया गया था, इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है। आगे हमारे पास हाथॉर्न स्टडीज। हाथॉर्न स्टडीज ये कहती है कि जो सोशल फैक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा असर डालते हैं, यानी कि सोशल फैक्टर्स में आ जाता है टीम वर्क हो गया, जो दूसरे लोग हैं वो कितनी इज्जत करते हैं, बंदे का कितना नाम मुकाम है कंपनी में, उसको कैसा समझा जाता है, ये सारी चीज़ें उसकी प्रोडक्टिविटी को, उस काम करने की सलाहियत को बहुत ज़्यादा असर डालती हैं एज कम्पेयर टू द फिजिकल कंडीशंस। तो इस स्टडी के मुताबिक ह्यूमन सेंट्रिक मैनेजमेंट
का जो है वो आगाज हुआ था, यानी कि इंसान की जो है ना उसके ऊपर फोकस रखा जाए एज कम्पेयर टू द फिजिकल कंडीशंस। आगे कंटेम्प्रेरी कंटेंट्स ट्रेंड्स हैं आजकल जो है मोटिवेशन इसमें पर्पस और फ्लेक्सिबिलिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाता है कि आजकल ये है कि भाई जब दिल चाहे आप काम करें, जहाँ से दिल चाहे आप लोग काम कर सकते हैं, रिमोट वर्क है। और मेंटल वेलबींग के लिए जो है ना वो काफ़ी काम किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म की इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करना, सेटिस्फाइड रखना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इफेक्टिव जो मैनेजमेंट होती है इसमें मुख्तलिफ किस्म के रोल्स को भी बैलेंस करना होता है और मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स को भी डेवलप करना होता है ताकि आगे जो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं उनको गाइड किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग लीडरशिप भी चाहिए होती है। इसके लिए क्या होता है कि मोटिवेशन थ्योरीज को अप्लाई करना होता है और उसके थ्रू ही जो है वो HRM के आउटकम्स को इन्हांस किया जा सकता है। खैर यहाँ पे जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ये जो थ्योरीज हैं, हाउथॉर्न स्टडी होगी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनेजरियल रोल्स जो है और जो मैनेजरियल जो फंक्शन ये जो स्किल्स हैं, मैनेजरियल स्किल के लिए कैट्स थ्योरी, ये आप लोगों ने नाम याद रखना है। और मिन्सबर्ग थ्योरी मैनेजरियल रोल्स में, इसमें कितने कितने रोल्स हैं, कितनी इसकी कैटेगरीज हैं। उसके बाद कैट्स थ्योरी में कितने टाइप्स ऑफ स्किल्स हैं। ये सारे आप लोगों के MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ मैनेजमेंट में 4 फंक्शंस, ये आप लोगों ने अपने आगे जो है वो फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो कुछ चीज़ें हैं ना वो तो आप लोगों की कंसेप्चुअल में आ जाती हैं, वो आप लोग खुद ही कर लेंगे। इंशाल्लाह थीम नंबर 5 को अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।